आज के लेक्चर का टॉपिक है तुर्कों की सफलता के कारण। ग्यारहवीं और 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्कों के विरुद्ध हिंदुओं की निरंतर पराजय मध्ययुगीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इस्लाम के अनुयायियों ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में सिंध और मुल्तान पर अधिकार जमाया कर लिया था और उसके पश्चात हिंदू शासकों ने उनकी प्रगति को रोका नहीं और लगभग 500 वर्षों तक उन्हें 712 के सिंध और मुल्तान पर अधिकार जमाने के पश्चात हिंदू शासकों ने उनकी प्रगति को रोक दिया। 500 वर्षों तक उन्हें रोके रखा। फिर भी वे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से हिंदुओं को निरंतर पराजय का सामना करना पड़ा और मुसलमानों को भारत में एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता मिल गई? इस संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न कारण बतलाए हैं। एलिफिस्टन, लैंडफोल, स्मिथ आदि विद्वानों ने तुर्कों की एकता, बहादुरी, ठंडे देश का निवासी होना, मांसाहारी होना, धार्मिक जोश आदि को मुसलमानों की सफलता का मुख्य कारण बताया है। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों का उनके मत में अधिक वजन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि शूरवीरता तथा शारीरिक पराक्रम में राजपूत तुर्कों से किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं थे। भारतीय विद्वानों ने हिंदुओं की रोगग्रस्त सामाजिक व्यवस्था, जटिल जाति प्रथा, विदेशी संपर्क का टूट जाना, धार्मिक पतन, सीमा सुरक्षा के प्रति उदासीनता, दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था आदि को हिंदुओं की पराजय के लिए जिम्मेदार ठहराया है। भारत में तुर्कों की विजय के लिए सबसे पहला जिम्मेदार कारण देखें तो था राजनीतिक कारण। अधिकांश विद्वानों ने तत्कालीन भारत की राजनीतिक दुर्बलताओं को हिंदुओं की पराजय का मुख्य कारण माना। देश में केंद्रीय सत्ता एवं राजनीतिक एकता का अभाव सबसे बड़ा दोष रहा। देश में अनेक छोटे बड़े राज्य थे, किंतु जिनके शासक आपसी संघर्षों में अपनी शक्ति को क्षीण करने में लगे हुए थे। परंतु कुछ विद्वान इसे एक प्रमुख कारण नहीं मानते। उनका तर्क है कि प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक के अलावा अन्य किसी भी शासक ने शासनकाल में राजनीतिक एकता के दर्शन नहीं होते। यहाँ तक कि शक्तिशाली गुप्त वंश ने शासनकाल में राजनीतिक एकता का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। दूसरा तर्क ये भी है कि हिंदुओं के बहुत से राज्य क्षेत्र विस्तार, जनसंख्या, साधन एवं समृद्धि की दृष्टि से गजनी और गौर के राज्यों की तुलना में कहीं अधिक बड़े थे। इसलिए हिंदुओं की दुर्बलता का मूल कारण देश की राजनीतिक एकता का अभाव न होकर हिंदू शासकों की आपसी फूट तथा पारस्परिक संघर्ष था, जिसके परिणाम स्वरूप वे विदेशी आक्रमणकारियों का मिलजुल कर सामना नहीं कर पाए। भारत की राजनीतिक दुर्बलता का एक पक्ष उसकी सामंत व्यवस्था रही है। श्री रमेश चंद्र दत्त के मतानुसार सामंत प्रथा ने भारत को राजनीतिक पतन की अंतिम सीढ़ी पर धकेल दिया। सामंत लोग हमेशा अपनी स्वार्थ सिद्धि में लिप्त रहे। राज्य की केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही सामंत लोग अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के प्रयासों में जुट जाते थे, जिससे उस राज्य की सैन्य शक्ति क्षीण हो जाती, क्योंकि हिंदू राजाओं की सैन्य शक्ति इन्हीं सामंतों के सैनिक दस्तों पर निर्भर करती थी। एक राज्य के विभिन्न सामंती सैनिक दस्तों में एकता का अभाव रहता था और उनके सैनिक दस्ते अपने सामंत के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के आदेश अथवा नेतृत्व को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। युद्ध के दौरान सामंत की मृत्यु होते ही उनके सैनिक प्राय युद्ध मैदान में भाग खड़े होते। समूची रण व्यवस्था ही लड़खड़ा जाती थी। नेक्स्ट आता है सामाजिक दोष। हिंदुओं की पराजय का एक प्रमुख कारण उनकी दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था। वस्तुतः इस समय हिंदू समाज पतनोन्मुख हो रहा था और उससे पौरुष तथा उत्साह से भरी हुई सामाजिक व्यवस्था से संघर्ष करना पड़ा।
प्राचीन सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता अन्य लोगों को आत्मसात कर लेना लगभग समाप्त हो चुकी थी और हिंदू समाज में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयां अपने चरमोत्कर्ष पर थी। समाज का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में और जाति व्यवस्था में उनकी श्रेष्ठता राजपूत शासकों ने भी स्वीकारी। ब्राह्मणों ने प्रत्युत्तर में राजपूतों को क्षत्रिय मानकर अपने शासन को धार्मिक मान्यता प्रदान कर। इस प्रकार धर्म और शासन दोनों समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के आश्रय प्रदान किए हुए थे। इस व्यवस्था में पेशेवर और निम्न जातियों का जीवन बहुत ही दयनीय हो गया। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो गया और बहुसंख्यक लोग उच्च शिक्षा तथा सैन्य प्रशिक्षण से वंचित रह गए। फलस्वरूप देश की सुरक्षा का भार अल्पसंख्यक राजपूत वर्ग पर आ पड़ा। सुरक्षा की दूसरी पंक्ति का निर्माण नहीं हो पाया। इतना ही नहीं अपितु सामान्य जनता में राजवंशों के उत्थान एवं पतन के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं थी। इस्लाम के आगमन का सर्वाधिक प्रभाव हिंदू समाज की निम्न जातियों पर पड़ा। उनमें से अधिकांश लोग मुसलमान बन गए और मुसलमान बन जाने के बाद उन्होंने अपने पुराने हिंदू भाइयों से, जिन्होंने सदियों से उनका शोषण किया था, बदला लिया। मुसलमानों की सफलता में धर्म परिवर्तित इन हिंदुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। राजपूत जाति जिस पर युद्ध और रक्षा का दायित्व था, उपजातियों में विभक्ति और सामंती प्रथा के कारण उनमें भी ऊंच नीच की भावना विकसित हो चुकी थी। उच्च कुलीन राजपूतों में अभिजात्य का झूठा घमंड घर कर गया था और वे लोग अपने कुल की कीर्ति तथा आत्मसम्मान के नाम पर युद्ध करना अपने जीवन का पवित्र कर्तव्य समझते थे। कुल कीर्ति की झूठी मर्यादा में विश्वास करने वाले राजपूत सामंत आपस में संगठित होकर तुर्कों का मुकाबला नहीं कर पाए और वे परास्त हो गए। शासकों में व्याप्त बहुविवाह प्रथा तथा उससे उत्पन्न उत्तराधिकार समस्या एवं आपसी युद्धों ने राजपूतों की सैनिक शक्ति को काफी हद तक निर्बल बना दिया। शासकों और सामंतों में दिन प्रतिदिन बड़ी भोग विलासिता तथा अफीम के सेवन की आदत ने भी उनकी शूरवीरता को कुंठित कर दिया। शारीरिक शक्ति और नैतिकता को खोकर राजपूत तुर्कों के सम्मुख टिक नहीं पाए। राजपूतकालीन सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा दोष स्त्रियों की हीन अवस्था रही। बाल विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, सती प्रथा, स्त्री शिक्षा की कमी, कन्यावध, विधवाओं की दुर्दशा आदि बुराइयों ने स्त्रियों के जीवन को बहुत दयनीय बना दिया था। जो अंग शक्ति का प्रतीक समझ जाते थे, अब लोग भोग विलासिता की वस्तु बनकर रह गए। ऐसी स्थिति में अच्छे परिणाम की आशा रखना निरर्थक था, क्योंकि शूरवीरों को प्रारंभिक शिक्षा देने वाली माताओं का नितांत अभाव हो गया था। हिंदू समाज की जाति व्यवस्था ने अधिकांश सामान्य जनता को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखकर उसे देश की राजनीतिक और भाग्य के प्रति उदासीन बना दिया। राजपूत नरेशों द्वारा लड़े जाने वाले आपसी युद्धों में सामान्य जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता था, परंतु इन युद्धों का भार उसे ही वहन करना पड़ता था। शासकों और सामंतों की शान और शौकत का भार भी उसे ही उठाना पड़ता था। इसलिए सामान्य जन के मन में अपने राजाओं तथा सामंतों के भाग्य के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। डॉक्टर मजमूदार का मानना है कि सामान्य जनता राजवंशों के उत्थान पतन को एक मूक दर्शक की भांति देखती रही। डॉक्टर निजामी ने भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए लिखा है कि भारतीयों की पराजय का मुख्य कारण यही था कि अन्यायपूर्ण जाति भेदों ने भारतीय समाज को, भारत के संपूर्ण सैनिक संगठन को खोखला बना दिया था। डॉक्टर के.एस. लाल का मत है कि जाति भेदों पर आधारित समाज में से तुर्कों को अनेक गुप्त देशद्रोही मिल गए। ऐसी स्थिति में तुर्कों की सफल हो जाना स्वाभाविक ही था। धार्मिक दोष। हिंदुओं की पराजय का मुख्य कारण उनके धर्म में अनेक प्रकार के दोषों का आ जाना था। वैदिक धर्म काफी उदार सहिष्णु था। गुप्त काल तक उसका स्वरूप बदल गया, फिर भी उदारता और सहिष्णुता कायम रही, किंतु उसके बाद धन लोलुप धर्माचार्यों के कारण धर्म के क्षेत्र में अनेक कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, तंत्र, मंत्र, ढोंग, पाखंड और अंधविश्वासों के कारण
धर्म का पवित्र और नैतिक स्तर गिरता गया। देश में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का जाल सा फैल गया और प्रत्येक संप्रदाय अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हर संभव साधन का सहारा लेने लगा। इससे धार्मिक एकता नष्ट हो गई और लोग धर्म के सच्चे स्वरूप को भी भूल बैठे। कुछ दार्शनिकों ने लोगों को भाग्यवाद का उपदेश देकर कर्मवाद का गला घोंट दिया, क्योंकि हजारों लोगों ने तुर्कों की सफलता को ईश्वरीय विधान समझकर स्वीकार कर लिया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि धार्मिक अंधभक्ति ने कायरता को जन्म दे डाला था और लोग प्राय इस विश्वास में डूबे रहते थे कि देवताओं की कृपा से उनका कोई बाल बांका नहीं हो सकेगा। गजनवी के समकालीन इतिहासकार इब्न अल असीर के विवरण से भी इस कथन की पुष्टि होती है। इसके विपरीत मुस्लिम सैनिकों में अद्भुत धार्मिक जोश था और वे इस प्रकार की धार्मिक अंधविश्वास जनित कायरता से दूर थे। हिंदुओं के विरुद्ध उन्होंने धर्म युद्ध का नारा बुलंद किया और प्राणपण से युद्ध लड़ा। जहां धर्म ने हिंदुओं की सैनिक शक्ति को कमजोर बनाने में योग दिया, वहीं तुर्कों को भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अहिंसा के सिद्धांत का भी हिंदुओं की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ा। बौद्ध, जैन और लिंगायत संप्रदाय ने न केवल राजपूतों की अपितु अन्य जातियों को भी युद्ध एवं रक्तपात की ओर से उदासीन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बिहार और बंगाल में तुर्कों ने जिस सरलता के साथ विजय प्राप्त की, उससे उनके कथन की पुष्टि होती है। नेक्स्ट है विदेशों से संबंध विच्छेद। सामाजिक और धार्मिक दोषों का एक स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि हिंदू दंभी तथा अहंकारी हो गए। वे इस विश्वास के साथ चिपके रहे कि उनके देश का ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन और युद्ध कला तथा रणनीति अन्य देशों से सर्वोच्च है और उन्हें विदेशों से सीखने की आवश्यकता नहीं। इस दंभी भावना के परिणाम स्वरूप हमारा विदेशों के साथ विचारों का आदान प्रदान अवरुद्ध हो गया। भारतीयों की इस मनोवृत्ति का उल्लेख करते हुए अल-बरूनी लिखता है, उनमें मिथ्याभिमान बहुत है। यदि आप उनके सामने फारस और खुरासन के किसी विद्वान अथवा वैज्ञानिक की चर्चा करेंगे तो वे आपको झूठा कहेंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतवासी दूसरी जातियों से मिलना, विदेश यात्रा करना और अपने विचारों का आदान प्रदान करना पसंद नहीं करते। भारतीयों की इस कूपमंडूकता का यह परिणाम निकला कि वे अपने पड़ोसी देशों की प्रगति की सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, वे नवोदित इस्लाम धर्म के प्रभाव उत्पादक भूमिका का सही मूल्यांकन तक नहीं कर पाए। नैतिक पतन। नेक्स्ट, धर्म और समाज के क्षेत्र में उत्पन्न गिरावट ने हमारी कला, साहित्य और संस्कृति को पीछे धकेला। हमारे विश्वविद्यालय, मंदिर, मठ, बौद्ध विहार सभी को लकवा मार गया। हमारे यह केंद्र जो ज्ञान, विज्ञान तथा नैतिकता के आधार स्तंभ थे, अब देवदासी प्रथा, अनाचार, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के केंद्र बने, जिससे नैतिकता का लोप हो गया। डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव का मानना है कि भारत की पराजय का एक कारण उनकी नैतिक गिरावट था। डॉक्टर के.एम. पर्णिकर लिखते हैं कि भारतीयों की पराजय में उनकी सांस्कृतिक गिरावट का महत्वपूर्ण योग रहा है। इस युग में निर्मित मंदिरों, कोणार्क, खजुराहो, पुरी, चित्तौड़, उदयपुर के मंदिर पर उत्कीर्ण अश्लील मूर्तियां गिरती हुई नैतिकता के ज्वलंत उदाहरण है। नेक्स्ट कारण रहा सैनिक दुर्बलता। राजपूतों की सैनिक दुर्बलता उनकी पराजय का प्रमुख कारण थी। हिंदू शासकों ने कभी भी एक स्थायी नियमित सेना का निर्माण करने का प्रयास नहीं किया। उनकी सैन्य शक्ति का आधार सामंतों के सैनिक दस्ते हुआ करते थे, परंतु इन सैनिक दस्तों में एक समान कौशल, अनुशासन की भारी कमी हो। परिणाम ये रहा कि निश्चित ढंग से लड़ नहीं पाते थे। इसके अलावा सामंती सैनिकों की भक्ति केवल अपने सामंतों के प्रति होती थी। सामंतों के घायल अथवा मर जाने पर वे युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े होते। राजपूतों की एक कमजोरी उनका शास्त्र धर्म और आदर्श था। रण क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करना और शत्रु पर धोखे से आक्रमण न करना और भागते हुए शत्रु सैनिकों को मौत के घाट न उतारना आदि आदर्शों का पालन उन्हें काफी महंगा पड़ा, क्योंकि तुर्कों ने विजय प्राप्त करने के लिए शत्रु को हमेशा निर्बल बनाने के लिए हर संभव उपाय का सहारा लिया। प्रोफेसर हबीबुल्लाह लिखते हैं कि राजपूत की खतरे के प्रति उदासीनता में प्रेम आकर्षण का तत्व है, परंतु उनमें व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की कमी।
राजपूतों का सैनिक संगठन और युद्ध कौशल भी समयानुकूल नहीं। राजपूत सेना में पैदल सैनिकों की संख्या अधिक, राजपूतों के पास तुर्कों के समान अच्छी नस्ल और गति वाले घोड़ों की कमी, राजपूतों को अपनी हस्ती सेना पर अधिक निर्भर रहना पड़ता, परंतु कई बार हाथी अपने सैनिकों को ही रौंदते हुए भाग खड़े होते, जिससे राजपूत सेना की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती। तुर्कों की घुड़सवार सेना विद्युत गति से राजपूत सैनिकों को अस्त व्यस्त कर देती थी। डॉक्टर यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि सीमा पार के इन आक्रमणकारियों के शस्त्रों और घोड़ों ने उनको भारतीयों पर विवाद रहित सैनिक श्रेष्ठता प्रदान की। राजपूतों की एक कमजोरी यह भी रही कि वे अंतिम प्रहार के लिए या नाजुक स्थिति से निपटने के लिए सैनिकों का एक सुरक्षित दल अलग नहीं रखते थे, जबकि तुर्क सेना अपनी सेना का एक भाग निर्णायक प्रहार के लिए पहले से सुरक्षित रखते थे। इस संदर्भ में डॉक्टर अवध बिहारी पांडे लिखते हैं कि तुर्कों ने कई बार अपनी सुरक्षित सेना का उपयोग करके पराजय को विजय में परिणत कर दिया था, परंतु राजपूत सभी सैनिकों को आरंभ से ही युद्ध में लगा देते थे। वस्तुतः राजपूत इसलिए हारे कि तुर्कों की रणनीति और पैतरेबाजी राजपूतों की रणनीति से कई दृष्टियों से श्रेष्ठ थी। राजपूतों की पराजय का कारण योग्य नेतृत्व का अभाव रहा। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी अपने समय के विख्यात सेनानायक, नेतृत्व प्रदान करने की अद्वितीय क्षमता तुलना में राजपूतों में एक भी नेता उत्पन्न नहीं किया था। यह ठीक है कि जयपाल, पृथ्वीराज, जयचंद आदि शासक अत्यधिक शूरवीर और पराक्रमी थे, परंतु उनमें व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन की भावना अधिक थी। समानुकूल रणनीति में परिवर्तन करने अथवा पराजय के क्षणों में सैन्य शक्ति को पुनः संगठित करके नई व्यूह रचना से लड़ने की योग्यता का अभाव था। डॉक्टर घोषाल लिखते हैं कि भारतीय इस कारण असफल हुए कि उनमें पर्याप्त प्रतिभा संपन्न नेताओं की कमी थी। तुर्क सेनापति इस बात को विशेष ध्यान रखते थे कि नेता विहीन सेना का मनोबल टूट जाता है, अतः वे व्यक्तिगत सुरक्षा का काफी ध्यान रखते थे। इसके विपरीत राजपूत सेनानायक अपने आप को युद्ध के भयंकर मोर्चों में झोंक देते और अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते थे। राजपूतों की पराजय का एक प्रमुख कारण गुप्तचर व्यवस्था की कमी रहा। तुर्कों का गुप्तचर विभाग अत्यधिक कुशल और संगठित, वह पहले से ही हिंदू राज्यों की सैनिक शक्ति और आंतरिक स्थिति पूरी जानकारी लेते थे। देशद्रोही हिंदू भी मिल गए जिनसे सेना में अच्छे वेतन पर भर्ती कर लिया गया, फिर उन्हीं की सहायता से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली जाती। दूसरी ओर राजपूतों की गुप्तचर व्यवस्था इतनी कमजोर, राजपूत शासकों को तुर्कों की सैनिक तैयारियों की सही जानकारी तक उपलब्ध नहीं हो पाती थी। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि जब तुर्क सेना राज्य के सीमांतों को लांघकर भीतर तक प्रवेश कर जाती तब उन्हें जानकारी मिल पाती। सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा के प्रति राजपूत शासकों की उदासीनता उनके पतन का कारण बनी। कुछ आकस्मिक कारण भी रहे, जैसे देखें गजनवी के विरुद्ध आनंदपाल का पलड़ा काफी भारी, परंतु अचानक उसका हाथी पागल हो जाना, रण क्षेत्र से भाग निकला, गजनवी ने हारा हुआ युद्ध जीता। इसी प्रकार चंदावर के युद्ध में गौरी की पराजय निकट, लेकिन जयचंद की आंख में तीर लग जाना और हिंदू सैनिक भाग खड़े हुए। इसी प्रकार बहुत से उदाहरण भी है। पता चलता है कि दुर्भाग्य ने भी हिंदुओं की पराजय को में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आज के लेक्चर का टॉपिक है तुर्कों की सफलता के कारण। ग्यारहवीं और 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्कों के विरुद्ध हिंदुओं की निरंतर पराजय मध्ययुगीन भारतीय